नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारों और उनसे संबंधित किसानों की मांगों को लेकर। जो इस वक्त ताज़ा स्थिति है उसके मुताबिक अगर एक जायज़ा लें तो दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान डटे हुए हैं और उनकी जो मांगें हैं उनसे संबंधित केंद्र सरकार की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए थे कि जो 3 कृषि कानून हैं उनमें किस तरह के संशोधन लाए जा सकते हैं। बुधवार को ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन किसानों की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब अभी तक नहीं आया है। बृहस्पतिवार को होने वाली एक अगले राउंड की वार्ता जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच होनी थी, उससे भी वो किसान संगठन दूर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर कृषि मंत्री ने ये साफ किया है कि जो किसानों की चिंताएं हैं और जो भी उनके मुद्दे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। तो आज हम इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो समाधान हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं और क्यों जो किसान यूनियन है, जो किसान संगठन है, वो बातचीत से परहेज कर रहे हैं। और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ हैं पीके जोशी, पूर्व निदेशक हैं दक्षिण एशिया IFPRI के। इसके अलावा यतीश राजावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृषि से जुड़े मुद्दों पर लिखते रहते हैं। प्रदीप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि इन पूरे मसलों पर नज़र बनाए हुए हैं। आप सबका स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले एक आकलन अगर किया जाए इस वक्त स्थिति का, जिस तरह से जो लगभग 2 हफ्ते से जो किसानों का जो आंदोलन है वो चल रहा है और जिस तरह का जवाब या जिस तरह की प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से रही है, लगातार बार बार बातचीत के लिए बड़े मंत्री सामने आते रहे हैं। एक मसौदा दिया गया बुधवार को जिसमें कई जो किसानों की जो मांगे थी उनको मानते हुए जो नए कानून हैं उनमें संशोधन की बात भी की गई सरकार की तरफ से। देखिए, किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था में एक बात, जो सरकारें जो फैसले करती हैं, कानून बनाती हैं, वो बहुमत से होती है। इसलिए जनतंत्र में जो डिसेंट है, जो विरोध की आवाज है, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन वो महत्वपूर्ण आवाज जो है प्रभावी तब होती है जब वो तार्किक हो और व्यवहारिक हो। तो इस तीनों किसान कानूनों के संदर्भ में अगर हम देखें तो किसान यूनियनों की जो मांग शुरू हुई, इन 3 कानूनों में बदलाव को लेकर इनके प्रति कुछ आशंकाएं थी, कुछ उनके ऐतराज थे। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया। सरकार से जो है 5 दौर की बातचीत हो गई। बातचीत में उन्होंने अपना एक चार्टर मान रखा। सरकार उन पर विचार करने के लिए तैयार हुई, आश्वासन दिए और उसके बाद सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव दिया। सरकार जो आशंकाएं हैं, ऐतराज हैं किसान संगठनों के, उनको एड्रेस करने के लिए तैयार है। सरकार की ओर से संदेश था। लेकिन उसके बाद जो किसान यूनियन का जिस तरह से रुख आया है सामने, खासतौर से 9 तारीख की बातचीत और सरकार के जो लिखित प्रस्ताव के बाद जो है, वो उससे लगता है कि वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन चले गए हैं। हमको सब कुछ चाहिए कि हमको ये कानून खत्म करना है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इस कानून से उनको क्या समस्या है, ये वो कानून के प्रावधानों के अनुसार बताने को तैयार नहीं है। वो आशंकाएं जता रहे हैं भविष्य के प्रति। भविष्य में इस कानून के कारण MSP खत्म हो जाएगी, भविष्य में इस कानून के कारण APMC खत्म हो जाएगी। जी, ये सरकार इस मामले में भी उनको मौखिक आश्वासन देने को भी तैयार है और लिखित आश्वासन देने को भी तैयार है, लेकिन किसान इसको मानने के लिए तैयार नहीं। जी। अब ये जो अटल रवैया है किसान संगठनों का, वो उसने एक गतिरोध पैदा कर दिया है। उनकी जो मांग है, एक बड़ी मांग है, ये है कि MSP को आप कानूनी रूप दे दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई सरकार कर सकती है। अगर ये किसान यूनियन के लोग ही प्रधानमंत्री बन जाए, उनकी सरकार बन जाए, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जो स्थिति आएगी, उसमें सबसे ज्यादा मारा जाएगा छोटा किसान। आज भी MSP पर खरीद जो है सिर्फ 6% किसानों की फसल की होती है। बाकी 94% जो किसान हैं, वो अपनी फसल जो है जी व्यापारियों के हाथों में बेचते हैं। जी, जी। सवाल ये है कि किसान संगठन
कोई हल चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता चाहते हैं, क्योंकि देखिए बातचीत में दोनों पक्ष जब तक पीछे अपने स्टेटेड स्टैंड से हटने को तैयार ना हो, तब तक हल नहीं निकलता। सरकार अपने स्टेटेड स्टैंड से पीछे हटने को तैयार है। उसने एक लिखित प्रस्ताव दिया कि ये जो कंसर्न्स है किसानों के, उसको हम एड्रेस करने को तैयार हैं, और फिर जो कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया, उसमें आगे भी विचार करने को तैयार है। जी, लेकिन जी। किसान संगठन उसके बातचीत के लिए आने को तैयार नहीं है। उससे एक आशंका मन में जगती है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या ये 3 कृषि कानून है, उनको लेकर जो चिंता है वो है, या इसके पीछे कोई राजनीति है? ये मुद्दा जो है, ये इससे तय होगा किसान यूनियन के लोग आगे बात करने के लिए आते हैं या नहीं। जी। अगर वो नहीं आते हैं और अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, मुझे लगता है सरकार की ओर से जो संदेश है, बड़ा साफ है कि कानून संसद में बनेगा, सड़क पर नहीं बनेगा। जी, बिल्कुल। अब किसान यूनियनों के पाले में गेंद है, उनको जवाब देना है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ तक कानून बनने की बात है तो वो संसद में ही बनेगा और किसी भी समस्या का जो हल है वो बातचीत के ज़रिए निकाला जा सकता है। लेकिन इन सभी पहलुओं पर थोड़ा और बारीकी से नज़र डालते हैं। मैं जोशी जी को लाना चाहूँगा। पीके जोशी हमारे साथ हैं। जोशी जी, जो सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई, उनकी मुख्य बातें और उनको लेकर जो किसानों की आशंकाएं हैं वो, और फिर उसके बाद जो सरकार ने जो मसौदा एक किसानों के सामने पेश किया बुधवार को, जिसमें कई संशोधन प्रस्तावित किए गए, उन सब को अगर देखें तो आपको क्या लगता है किस तरह की ये स्थिति है इस वक्त और वो मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, ये नए कानून 3 कानून आए हैं, इसका सभी को बड़े लंबे समय से इंतजार था। मैं समझता हूँ कि 2000 से ये बातें हो रही थी इन तीनों कानून के बारे में, और हर फोरम पे इस तरह की बातें होती थी कि हमको किसानों को एक बड़ा बड़ा मार्केट देना चाहिए। अभी मार्केट बड़ा सीमित है, और ये भी हुआ था कि पास्ट में हमने हमेशा प्रोडक्शन को ज्यादा एम्फेसिस दिया, हमने प्रोडक्शन के टारगेट्स रखे, मार्केट्स को हमने ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया था पिछले कई दशकों में। और प्रोडक्शन में हमने बहुत अभूतपूर्व हमने सफलता भी पाई है। मार्केट डेवलप हुई सिर्फ पंजाब और थोड़ा हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में। बाकी पूरे भारतवर्ष में मार्केट्स जो हैं बहुत थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बहुत दूर दूर मार्केट्स हैं। तो ये मार्केट को डेवलप करने के लिए ये बातें चलती रहती थी कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाए। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है, ये सबने इसको बताया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्राइवेट सेक्टर प्ले कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर वो वाला प्राइवेट सेक्टर नहीं जो, क्योंकि सब चीज प्राइवेट सेक्टर है, इसमें ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर की बातें हो रही हैं। जो ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर आएगा तो ये इसमें वो इन्वेस्ट करेगा और नई तरह की मार्केट अनफोल्ड होंगी, और जिससे किसानों को एक बड़ा मार्केट बनने से उनको अच्छे प्राइस मिलेंगे और आगे के लिए उनका इनकम बढ़ने की संभावना भी ज्यादा हो जाएंगी। तो एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, जो पहला वाला कानून था ट्रेड एंड कॉमर्स वाला, उसमें यही था कि हमने पहले तो ये आता था कि हमने जो मॉडल मार्केट एक्ट बनाया और उसके बाद उस पर और संशोधन करे, लेकिन राज्यों ने उसको इम्प्लीमेंट करने से थोड़ा कतराते थे, क्योंकि उनकी जो रिवेन्यू थी वो कम हो जाती थी जो मंडी से आती थी। ये वाला जो प्रावधान आया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एपीएमसी को खत्म नहीं किया गया है। एपीएमसी कंटिन्यू रहेंगी जैसे चल रही हैं। उसके अलावा हमने एक अल्टरनेटिव मार्केट दिया हुआ है, उसकी तो आपके पास दो ज्यादा मार्केट हो गई हैं। जब ज्यादा मार्केट हो जाती है तो आपको एक कंपटीशन होता है, दोनों मार्केट और तीनों मार्केट या कई तरह की मार्केट जब आएंगी तो उनमें कंपटीशन होता है, तो वो ज्यादा प्राइस किसान को, जो भी बायर है उसको ज्यादा प्राइस देंगे। तो पहले एक ही मार्केट है तो माल आया, वहां पे प्राइस ज्यादा माल आ गया तो प्राइस क्रैश हो जाते हैं, लेकिन एक ही मार्केट है तो उनको बेचना ही पड़ता है। लेकिन जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो प्राइस जो है ना उनको बढ़ने के चांसेस होते हैं, किसान को ज्यादा प्राइस मिलने के चांसेस होते हैं। और डायरेक्ट अगर मार्केटिंग होती है तो बीच के ट्रेडर्स भी खत्म हो जाते हैं, उससे कंज्यूमर को भी फायदा होता है। तो इसमें फार्मर को भी फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है और एग्री बिजनेस को भी फायदा है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसमें हमें बिल्कुल भी कहीं समझ नहीं आ रहा है कि किसानों को इसमें क्यों आपत्ति है। जब उनको ज्यादा मार्केट मिल रहा है तो आपत्ति होने की गुंजाइश अगर किसी को है तो वो मिडिल मैन को है। तो अगर किसान किसी भी वजह से नहीं मान रहे हैं कि हमने नहीं इसको हटाइए,
तो इसमें यही लगता है कि ये जो एजिटेशन है ये किसानों का नहीं है, बल्कि जो ट्रेडर्स का एजिटेशन है और किसानों को आगे फ्रंट में किया गया है। और जो इसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करने लगे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है ठीक तरह से। तो जानकारी ना होने की वजह से, क्योंकि एक सिंपैथी हो जाती है एक सेक्टर के लिए, तो वो उसकी वजह से वो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए आगे जी। आने लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इसका प्रावधान बिल्कुल जो ये अभी सरकार ने दिया हुआ है, सरकार हालांकि अलग अलग तरह के प्रस्ताव ला रही है, मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग कानून है वो बहुत अच्छा है और किसानों के पूरे हित में है। जी। और दूसरा और जो वो सोच रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, भविष्य के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इसलिए वो मांग बिल्कुल ही निराधार है और सरकार बार बार कह रही है इसमें एमएसपी से कोई लेना देना नहीं, इसका एमएसपी जैसे थी वैसे कंटिन्यू रहेगी। दूसरा जी। वाला जो एक्ट है वो किसानों का जो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है, प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना पावरफुल टूल है, वो किसानों का कहना है कि इसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो किसानों की जमीनें हड़प कर लेगा। तो इसमें सबसे मुख्य बात है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान पूरा पढ़ेंगे उस एक्ट को, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि वो जमीन के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रोड्यूस के लिए है। तो किसान को अगर नई मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, नहीं करना चाहिए, अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर नहीं लेनी चाहिए। जी। अब इसमें मैं बताऊं, बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, आपको ताजुब होगा जान के, आपको पता भी होगा। जो पोल्ट्री सेक्टर है, मुर्गी का क्षेत्र है, उसमें 80% कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। पूरे मुर्गी के क्षेत्र में 80% का जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, और जिसमें लिखित कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। बाकी और जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, उसमें कोई लिखित नहीं होता है। इसमें किसानों को भी बड़ा फायदा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी देती है, वैक्सीन देती है, उनको जो है ऋण देती है, और जी। जी। एश्योर्ड बायबैक होता है। तो इसमें उनको दोनों, कंपनी को, किसान को, कंज्यूमर को इसका फायदा होता है। और आपने देखा है कि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, जी, लगभग बिल्कुल। 8 से 10% उसमें ग्रोथ आई है। तो दूसरा कानून यह है, मुझे कहीं भी नजर नहीं आता है कि ये आक्रोश, ये एजिटेशन किसानों की ओर से क्यों हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। जी, बिल्कुल। यतीश रजावत, आपको लाना चाहूँगा यहाँ पर। जिस तरह जोशी जी ने बताया वो मुख्य मुद्दे जो कि इन तीनों कृषि कानूनों में हैं, और जो सरकार की तरफ से जो बुधवार को प्रस्ताव दिया गया जिसमें 2 कानूनों में 7 संशोधन करने की बात कही गई, वो आशंकाएं, उनका निवारण करने की कोशिश की गई, जो कि किसान संगठनों ने बातचीत के जो 5 दौर थे उनमें सरकार के सामने रखी थी। तो अब इस वक्त जो स्टेलमेट है उसको तोड़ने के लिए क्या किसानों की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ और क्या किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह प्रदीप जी कह रहे थे कि हर समस्या का समाधान तो आखिरकार बातचीत ही है। जी, तो विशाल जी, स्टेलमेट जब होता है शतरंज में, स्टेलमेट जब होता है जब कोई भी रंग आगे या पीछे नहीं बढ़ सकता। और यही स्थिति, आपने शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, गते विरुद्ध कहते हैं इसको हिंदी में, जी। कि जब ना तो आप आगे हिल सकते हैं ना पीछे हिल सकते हैं, ना साइड में ना इस तरह। और ये इसलिए हो गया है क्योंकि किसान जो विरोध में बैठे हैं उनमें कोई एक सिंगुलर लीडर नहीं है, उसमें 30-40 अलग अलग संगठन हैं, और वो संगठन के भी अलग अलग फैक्शन हैं, और हर फैक्शन अपनी तरफ से उसकी मत कई चीजों पे नहीं बन पा रहा है। एक चीज पे जो मत बन रहा है वो है एमएसपी। उनका ये मानना है कि भाव में अंतर ना आए। जो प्रावधान ऑलरेडी इन 3 कानून में है, उन पे वो माइनर डिस्कशन या माइनर अमेंडमेंट पे एग्रीमेंट नहीं बना पा रहे। जैसे कि बीकेएस का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, राजवाल ग्रुप, जो शुरू में ये कह रहा था कि हम अमेंडमेंट को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो आर्बिट्रेशन है वो एसडीएम की ना हो, वो पंचायत की हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स चल सके और उसमें किसान को हानि ना हो अगर उसकी फसल ना खरीदी जाए।
जी उनकी तरफ से एक ये अमेंडमेंट और आया था कि हर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 50% राशि पहले दी जाए, यानी कि फसल बोने से पहले दी जाए, और 50% राशि फसल की डिलीवरी पे दी जाए। तो लेकिन अब ये सब जो अमेंडमेंट थी, इसको एक तरफ कर दिया गया है और सिर्फ 3 मुख्य डिमांड आ गई है। पहली कि इन तीनों कानून को रद्द किया जाए। दूसरी कि एमएसपी के लिए एक कानून लाया जाए और उस कानून के तहत एमएसपी गारंटी किया जाए हर पूरे देश में। जी अब आपको पता है कि कोई भी सरकार किसी भी देश में भाव को कभी भी गारंटी नहीं करती है, क्योंकि भाव हमेशा मार्केट से सेट होता है। और तबकि केंद्र सरकार पिछले 70 साल से एमएसपी दे रही है, लेकिन वो सिर्फ 2 प्रदेशों में पूरी तरह से दे रही है, बाकी देश में उसको नहीं दे पा रही। और वो भी इसीलिए दे रही है क्योंकि वो जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जा रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि पिछले 10 साल में एफसीआई की हालत इतनी बिगड़ गई है कि जी वो ना तो स्टोर कर सकती है अब ग्रेन और ना ही वो प्रोक्योर कर सकती है। इसलिए पिछले 6 सालों में प्रोक्योरमेंट की पूरी प्रक्रिया अब स्टेट और स्टेट की एजेंसीज के पास चले गई है, और स्टेट की एजेंसीज भी अब इतना प्रोक्योर कर चुकी हैं कि उनके पास भी अब जगह नहीं है गेहूं रखने की और चावल रखने की। खास तौर से पंजाब और हरियाणा में ये जी दोनों बिल्कुल प्रोड्यूसर स्टेट है। और अब पिछले 5 साल में आपको ये पता है कि सिर्फ वो ही प्रोडक्शन को इंट्रा स्टेट मूव, डेफिशिएंट स्टेट में और सरप्लस स्टेट में मूव करने के प्रावधान भी खत्म से हो गए हैं। तो जी लोकल प्रोक्योरमेंट हो रही है, लोकल ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जी इंट्रा स्टेट या अक्रॉस द कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा थे। जी तो ये बदलाव हुआ है पिछले 5-7 सालों में। अब किसान जो प्रोड्यूसर है वो इस बदलाव से सबसे ज्यादा असर उसी पे पड़ा है, क्योंकि आखिरकार उसी को बेचना है, उसी को उगाना है, और वो उसको खरीदने वाला सिर्फ एक ही था, वो था या तो सरकार या आढ़तिया। जी प्राइवेट प्रोड्यूसर उसको नहीं खरीद पा रहा था। इन पहले कानून से प्राइवेट प्रोड्यूसर खरीद सकता है, दूसरे कानून से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यानी कि लॉन्ग टर्म परचेज कर सकता है, और तीसरा जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट, उसके तहत वो स्टोरेज कर सकता है। जी बिल्कुल तो ये तीनों चीजें एक तरह से रिफॉर्म की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब का किसान ऐसा है जो इसके अगेंस्ट है और इसके साथ लगातार वो विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि पंजाब का ही किसान की प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा होती थी गेहूं में और सबसे ज्यादा होती थी चावल में। अब वो जैसे जैसे स्थिति बदल रही है, जी तो प्रोक्योरमेंट चेंज हो रही है, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, तो उसको बदलाव के साथ अपनी फसल को बदलना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल वो ये बदलने को तैयार नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है यतीश जी, जो आपने कहा कि जो 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 फसल चक्र जो है उसमें जो बदलाव की बात है, क्योंकि ये अगर आप नीति आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं और जिस तरह से नीति आयोग का जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से या कोई और बाकी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा बार बार के जो फसल चक्र है उसको बदलने की जरूरत है। प्रदीप जी, आप सहमत हैं यहाँ जो यतीश जी कह रहे हैं कि केवल सिर्फ एमएसपी की गारंटी या फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो शंकाएं हैं वो भी नहीं है? थोड़ा सा अगर लंबी दूरी की बात करें, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, तो उस लिहाज से भी ये जो कृषि क्षेत्र के जो सुधार हैं जिन्हें एग्री रिफॉर्म्स कहा जाता है, उनको देखने की जरूरत है। चल जी, ठीक कह रहे हैं। मैं यतीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, ये जो इस 3 कानूनों से पहले जो कुछ व्यवस्था चल रही थी, ये व्यवस्थाएं बनी थी जब हम फूड ग्रेन में डेफिशिएंट थे, हमको आयात करना पड़ता था। आज हम सरप्लस है, हम निर्यात करने की स्थिति में है। निर्यात हो रहा हो नहीं हो रहा हो अलग बात है, लेकिन हमारे पास खाद्यान्न का इतना बड़ा भंडार हो गया है, उसको रखना मुश्किल है। एफसीआई के गोदाम में सड़ता है अनाज,
ये 3 कानूनों का एक मकसद ये भी है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो। केवल ये जो पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान सिर्फ गेहूं और धान पैदा कर रहे हैं, इतना पैदा करने की जरूरत नहीं है। उनको दूसरी फसलों पर जाना चाहिए। दूसरा, इन इलाकों में ये खास तौर से धान और गन्ने की बात करें, ये दोनों फसलें ऐसी हैं जिसमें पानी की बहुत जरूरत होती है। इसकी वजह से इन इलाकों में वाटर लेवल ग्राउंड का जो है लगातार नीचे जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो अगले 10-12 साल में हो सकता है पानी नीचे बचे ही नहीं, पानी के लिए दंगा शुरू हो जाए। तो सरकार ये सब भविष्य की जो संकट है, परेशानियां हैं, उनको देखकर ये सुधार का कार्यक्रम लाई है। जी बताएं। दूसरा ये है कि जो छोटा किसान है, हमारे देश में एवरेज जो है जोत की जो किसान के पास खेत है वो 1 हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो आबादी में बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में 0.7 और बिहार में 0.4%। इतने खेत के इतने रकबे से कोई किसान 4-5 लोगों के परिवार का जीवन यापन नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाए। उसके लिए जो सरकार व्यवस्था इस नए कानून के जरिए कर रही है 10,000 एफपीओ बनाने की। 10, 20, 50, 60 किसान जो हैं 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर के मिलकर एक एफपीओ बनाएं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करें किसी कॉर्पोरेट से। वो उनके लिए फायदे का हो जाएगा कृषि का धंधा। दूसरी बात ये भी देखने की है कि 60% जो कामगार हैं देश के कृषि में लगे हुए हैं और कृषि में जीडीपी में कृषि का योगदान जो है सिर्फ 17% है। मतलब खेती में ज्यादा लोग लगे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। इस वजह से भी खेती जो है वो घाटे का धंधा होती जा रही है। उनको निकालना है बाहर। उनको निकालने का क्या तरीका है? वो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो बात हो रही है वो है वैल्यू एडिशन की बात है, एग्रो इंडस्ट्रीज लगाने की बात है। इन एफपीओस को सस्ती दर पर कर्ज भी मिलेगा। सरकार जो सोच रही है वो 94% जो छोटे किसान हैं, सीमांत और छोटे किसान हैं, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, कृषि के भविष्य के बारे में सोच रही है। ये जो पंजाब के किसान, आड़तिये और बड़े किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के कुछ हैं, असल देखिए केवल पंजाब की मंडी से आड़तियों को 1,500 करोड़ का जो है हर साल आमदनी होती है। सरकार को 4,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती है पंजाब की सरकार को। वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है। आड़तिये ही बड़े किसान हैं, बड़े किसान ही आड़तिये हैं। 40 साल से पंजाब में मंडी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। तो इन कानूनों से इनको लगता है कि ये जो मोनोपोली उनकी थी, एकाधिकार था, वो टूटने जा रहा है। इसलिए समस्या है। जी प्रदीप जी, ये जो फसल चक्र वाला मुद्दा है उसको लेकर पीके जोशी जी का भी एक रिएक्शन चाहूंगा मैं यहाँ पे। जोशी जी, जिस तरह से यतीश और प्रदीप जी दोनों कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी इफेक्ट्स की बात देखें एग्री रिफॉर्म्स की, तो वो जो फसल चक्र में बदलाव है वो भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे थे कि किसानों की आय जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, खासतौर पर वो जो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास लगभग 1 एकड़ जमीन भी नहीं है खेती करने के लिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन की तो बहुत सख्त जरूरत है। उसमें उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो हमारी डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर होना चाहिए। अभी डिमांड हमारी जो सीरियल्स की है, राइस और व्हीट की, पर कैपिटा डिमांड ओवर टाइम घट रही है। हम लोग कम चावल और गेहूं खाने लगे हैं, लेकिन हमारी जो है डिमांड फॉर हाई वैल्यू कमोडिटी जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, पोल्ट्री है, फिश है, उसकी पर कैपिटा डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इनकम बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, तो डिमांड पैटर्न बदल रहा है। तो जब डिमांड पैटर्न बदल रहा है तो उसी तरह से हमारा प्रोडक्शन और सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ पिछले दशकों में, उस समय की नीतियां बिल्कुल सही थी क्योंकि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था, डेफिसिट से हमने सरप्लस होना था, सेल्फ रिलायंट होना था उस समय। लेकिन एमएसपी ने क्या किया, हमको राइस और व्हीट में बांध के रख दिया है। राइस और व्हीट के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसान, और जहां जहां पानी आ रहा है वहां भी राइस एंड व्हीट की ओर चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है
कि हम राइस एंड व्हीट लगाते हैं तो हमें एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट हो जाता है। तो इसलिए राइस एंड व्हीट ने हमें बांध दिया है और स्टॉक पाइलिंग अप हो रहा है। अभी प्रदीप जी ने भी और आशीष जी ने भी बताया कि हमें इतना हमारे पास अभी स्टॉक है कि जिसकी जरूरत नहीं है हमारे को। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक रीजन यह है कि फ्यूचर डिमांड को हमने मीट करना है। बाकी दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। एक तो एग्रो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, वो हमने बिल्कुल टैप नहीं किया हुआ है। हमारे देश में प्रोसेसिंग बहुत कम हुई है। और दूसरा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। तो ये दो सेक्टर हमने टैप नहीं करे हैं, क्योंकि अब हम सरप्लस हो गए हैं तो हमें एक्सपोर्ट करना है। कहीं ना कहीं माल बाहर जाना चाहिए, तभी प्राइसेस थोड़ा ऊपर आएंगे। तो इसलिए जब तक इसमें कॉर्पोरेट की भागीदारी नहीं होगी, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर्स नहीं आएंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्टर्स नहीं आएंगे, और एक्सपोर्ट करना है तो हमें गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी होंगी, उस तरह की प्रोड्यूस करना होगा जिस जो रिक्वायरमेंट इंपोर्टिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट है, उस तरह का प्रोड्यूस हमें करना होगा। तो ये अगर हम इन तीनों जो एक्ट आए हुए हैं, इनको हम अगर तीनों टोटलिटी में देखते हैं, तो ये पूरा एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेप आगे स्टेप था। और इससे हमारा जो देश है, इसमें आई थिंक मुझे ऐसे लगता था कि हम इन तीनों कानून के बल पे हमारा कृषि एक लीडर बन सकता है पूरे विश्व में। हम लोग अफ्रीका है, ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है, वहां पे हम लोग अपना जो प्रोड्यूस है वहां भेज सकते हैं और यहाँ के किसानों को उससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद जोशी जी, प्रदीप जी और यतीश रजावत, आप सभी का इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरह से हमारे मेहमान बता रहे थे, कृषि सुधारों को लेकर जो नए कानून बनाए गए हैं उनके महत्वपूर्ण पहलू, किस तरह से कृषि क्षेत्र में सुधारों की बहुत सख्त ज़रूरत है और क्या शंकाएं हैं जो किसान संगठन हैं उनकी इन कानूनों को लेकर, और सरकार की तरफ से उन शंकाओं को दूर करने के लिए किस तरह के संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है। और आखिर में जिस तरह से हमारे मेहमानों ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। तो इस मुद्दे के बाकी जुड़े पहलुओं पर हम आपके साथ और चर्चा और जानकारी लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।